तो बच्चों कल मैथ्स का एग्जाम है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई सर्टेन टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। फुल सिलेबस को हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में रिवाइज करने वाले हैं, हर एक सेक्शन को डिटेल में देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, सिलेबस की रिवीजन भी हो जाएगी आपकी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है ना, बिल्कुल उसको दिमाग में रखकर सेट किया गया है। ऑलमोस्ट 75 to 80% पेपर इसमें से आना चाहिए, है ना, इसी टाइप का आना चाहिए। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चंस आए, थोड़े से डिफरेंट आ सकते हैं, बट आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का। सबसे पहले हम लोग, अच्छा, इसको जो है चार पार्ट्स में बांटा, 5 पार्ट्स में, है ना। पहला वाला, पहले 1 मार्कर्स हैं जिसमें आपके पास एमसीक्यूज है और केस बेस है ना। उसके बाद आपके पास 3 मार्कर्स हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, फिर कुछ 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ऑलराइट, तो जल्दी से नोटबुक और पेन बना लो और मैथ्स उठा लो, बना लो नहीं ठीक है, और मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो चालू हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। यस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सबसे पहले एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है इन दो वैल्यूज के बीच में, 1/7 और 2/7 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से कोई एक रेशनल नंबर होना चाहिए। वैसे तो होने को हम काफी सारे निकाल सकते हैं, लेकिन इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर को कंसीडर करना होगा बेटा। यहां पर डिनोमिनेटर में दे रखा है 14, यहां 21, यहां 14, यहां 21, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में या तो 14 या 21 होना चाहिए। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब डिनोमिनेटर में अगर 14 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में 14 मिले, 2 से। अगर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, तो ये मिल गया 2/14। इसी तरह 2/7 को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 7 3 जार, नहीं, ये भी तो 2 से ही होगा। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14 एंड 2 2 जार 4, तो ये हमें मिल गए दोनों, 2/14 एंड 4/14। तो इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर लाई कर रहा है बताओ, 3/14। तो क्या 3/14 यहां पर हमारे पास है, नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, यानी कि 1/7 को और 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 से, क्योंकि नीचे 7 ही तो है, यहां जाएगा 21, यहां भी आ जाएगा 21। अगर डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, अगर डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 3/21। उसी तरह से 7/3, 7 into 3 है, अब यहां पर ये 3 से हुआ है तो ये भी 3 से होगा, कितना मिला, 3/21 एंड 6/21। इनके बीच में क्या क्या आ रहा है, 4/21, 5/21 एंड 6/21। तो इसमें से कोई ऑप्शन है हमारे पास, 5/21, है ना। तो हमें ये आंसर मिल गया, कितना मिल गया, 5/21, ये हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, √32 + √48 अपॉन √8 + √12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो इसको हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा ना। ठीक है, √32 + √48 अपॉन √8 √32 + √48 अपॉन √8 + √12। ठीक है, 32 के फैक्टर्स अगर हम लेते हैं, 32 के फैक्टर्स, तो 32 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे बेटा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स 2 मिल रहा है। अगर इसका पेयर हम बना दें तो जिसका पेयर बन जाता है वो वैल्यू रूट के बाहर आ जाती है ना, यानी कि कितना, 4√2 हो गया इसका, और 48 का कितना होगा, 48 का, अगर 48 के फैक्टर्स लेते हैं तो है ना, 6 8 जार 48 होता है ना, तो इसका मतलब 2 into 3 और 8 का मतलब 2 into 2 into 2,
है ना। तो 2 के पेयर बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर कितना मिला हमें? 4 और बचा 3, तो ये रूट में आ गया। उसी तरह से रूट 8 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। और रूट 12 का कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 होता है ना, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन गया, तो कितना हो गया? 2 रूट 3। यहां तक समझ आया? कोई डाउट है किसी को? पक्का? ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन, यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3। ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 2, तो कितना मिल रहा है हमको? 2 रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। इसको रेशनलाइज कर दें। जब रेशनलाइज का रूल क्या होता है? जब रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना। रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। कितना हो जाएगा? रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। यही हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जगह 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, और यहां आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन, ये a प्लस बी है माइनस बी की आइडेंटिटी आ गई, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। कितना मिला हमें? इसको सॉल्व किया तो 2 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 2। चलो इसको तुम लोग के लिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी तो पहले हमने इसको किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इस 2 रूट 2 को इस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ, इस 2 रूट 3 को इस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 3 इंटू रूट 2। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये 2 रूट 3 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3। यहां तक समझ आ गया? अपॉन इसका स्क्वायर हुआ, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, और ये रूट 3 इंटू रूट 3 3, ठीक है। अब एक चीज बताओ, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है बेटा? 2। ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा? 2 रूट 6, 3 2 जा 6, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये भी 2 रूट 6 हो जाएगा, और यहां पर रूट 3 इंटू रूट 3 2 इंटू 3, और यहां पर कितना आ जाएगा? -1। कोई डाउट यहां तक? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया 4 माइनस 6 अपॉन -1, कितना मिला? -2 अपॉन -1 2, ठीक है। तो अभी हमने किसको सॉल्व किया है? जिसको, तो क्या ऑप्शन मिला इसका? ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अरे तुम मत करो कुछ भी श्रेयस, तुम छोड़ दो। ये जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए था, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया बेटा साथ के साथ नोट डाउन? कोई डाउट है यहाँ तक? अश्मित नहीं हुआ? जस्ट मेक अप योर स्पीड बेटा। ओके, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.1 -2 1 -3 -4 5 0 0 3 -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? एक चीज ध्यान रखना, हमेशा पहला वाला हमेशा x होता है और दूसरा वाला हमेशा y होता है, ठीक है। तो ये आपका x है और ये आपका y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये भी x है और ये y है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया होता है ग्राफ, है ना। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है ना। तो ये 1 है और ये -2 है। x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो कहीं इस तरफ लाई कर रहा होगा ये, है ना, कुछ इस तरफ लाई करेगा ये। नेक्स्ट है 1 एंड -3, तो x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव ये रहा, और -3 यानी कि y नेगेटिव है, y नेगेटिव इस तरफ, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कुछ इस तरफ बनेगा, ये यही बनेगा। उसके बाद दिया हुआ है -4 एंड 5, तो x क्या हो गया? माइनस, तो ये माइनस है ना। तो यहां पर ये माइनस है और y पॉजिटिव है, यानी कि कुछ इस तरफ जाएगा,
है ना, और नेक्स्ट दे रखा है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो वो भी यहां पर कहीं बनेगा इस तरह से। ये रफ एक फिगर ड्रॉ हो रहा है, अभी हम सिर्फ चेक करें कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब बताओ, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। बताओ, वेरी गुड, डू नॉट लाई, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में बन रहा है। देखो ये अलग क्वाड्रेंट है, ये अलग क्वाड्रेंट है। हाँ बेटा, कौन से नंबर? यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, एक बार रिवीजन, एक बार देख लो। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना हमारा, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि कहीं इस तरफ और इस तरफ से ही आ रहे हैं ना नंबर। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये प्लस प्लस होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव से नंबर रेज हो रहा है और ये पॉजिटिव से आ रहा है, तो ये माइनस प्लस। हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस माइनस वाला हो जाता है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका प्लस और माइनस। ठीक है, अगर आपको ये चारों याद हो जाए तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज जैसे पहले करवाया था वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड एंड w फ्रॉम द फिगर। अब ये फिगर गिवन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कुछ गिवन है हमें। अगर हम देखेंगे तो देखो यूनिट्स गिवन है, ये 1 2 3 4 नजर आ रहा है ना, दिख रहा है ना, उसमें विजिबल है कैमरा में? ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर लेते हैं, इससे ज्यादा होगा भी नहीं है, हो गया, विजिबल है? यस मैम। ओके, अब देखो बेटा, ये यूनिट्स हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पर भी -1 -2 -3। अब बताओ y क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो, 4 एंड 3। ये 4 x एक्सिस पहले लिखो, उसके बाद y, तो 4 एंड 3 हो गया। ठीक है, फिर w के बताओ, -2 एंड, वेरी गुड, -2 एंड 4। ठीक है, अब z क्वाड्रेंट के बताओ, पहले x बताओ, 0 से, ओरिजिन से आ रहा है ना, क्यों -2? हाँ ठीक है, x एक्सिस पे -2 है ना, और ये ओरिजिन y पे तो कहीं नहीं जा रहा ना, तो इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? -2 एंड 0। और इसकी कोऑर्डिनेट्स, x की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले x बोलो, x पे 4 एंड 0। बात समझ आई? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? बी ऑप्शन है। देख लें एक बार, यहां से तो हट ही जाएगा, तो बी ऑप्शन हमें मिला था, बी करेक्ट है। एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इतना समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हैं लोटस वैली के और डीपीएस के, उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाले तो डेफिनेटली पूछेंगे और ये वाला भी पूछेंगे। If the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 7 unit and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has, देखो बेटा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, मैथ्स में एक ही चीज होती है, या तो आप प्रैक्टिस करके गए हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो, फिर भी मिस्टेक होती है ना श्रेयस, हो जाती है मिस्टेक, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, वरना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि नहीं आता, होता है ऐसा? हो जाता है कई बार, कितनी भी प्रैक्टिस करके जाओ। तो बेटा दो ही कंडीशन है, या तो प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर आप डैम श्योर हो कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है बट स्टिल आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ गया ना तो साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके उसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बार बार, ठीक। तो क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, इसको यहां लिख लेते हैं हम लोग, if the perpendicular distance of a point P from the x axis is 7 unit, तो हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे तो ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 7 यूनिट। भाई एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्स एक्सिस है ना, तो परपेंडिकुलर सबसे पहला इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट्स है ना। तो अगर मैं ये बोल रही हूं कि ये परपेंडिकुलर है, नहीं है, परपेंडिकुलर है, मान लो ये AOB एक परपेंडिकुलर है, OC इज परपेंडिकुलर टू AOB, ठीक है। तो OC इज परपेंडिकुलर टू AOB मैंने बोला, और तो मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, OC। बात समझ आई? और इसका बेस क्या होगा, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का AB। तो इन्होंने क्या बोला है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 7 यूनिट। यानी कि यहां एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है 7 यूनिट्स का, कहीं से भी जा सकता है वो। एक सिंपल सी बात करें 7 यूनिट्स का कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से, तो 7 यूनिट्स तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे है, लेकिन ये जो फुट है इस परपेंडिकुलर का किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो यहां पर भी लाई कर सकता है देखो, और यहां पर भी लाई कर सकता है, कहीं पर भी लाई कर सकता है ना, है तो दोनों ही ना डिस्टेंसेस, दोनों डिस्टेंस ही तो है। -5 है ना, -6 एंड -7 है तो दोनों ही डिस्टेंसेस। अब वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं पर भी हो, राइट। इधर भी लिख देते हैं नंबर, कंफ्यूजन ना हो आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 तक ही ले जाते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला है कि अब ये जो इसका जो बेस है वो कहां लाई कर रहा है, इस परपेंडिकुलर का एक्स के नेगेटिव पे, एक्स के नेगेटिव पे, ठीक है। देन द पॉइंट P हैज, अब ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 7 और -7 ओनली, y कोऑर्डिनेट 7 ओनली, y कोऑर्डिनेट -7 ओनली, x कोऑर्डिनेट -7 ओनली। भाई y कोऑर्डिनेट की तो बात हो रही है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y कोऑर्डिनेट ही है ना, लेकिन वो आपका -7 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, दोनों ही तो हो सकते हैं ना, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव में जा रहा है, सिर्फ ये बोला है कि हाँ इसका जो बेस है वो बेस जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। और उस नेगेटिव से 7 का डिस्टेंस लिया उसने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 7 है, तो 7 यहां पर 7 यहां पर, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 7 और -7 ओनली। बात समझ आई? पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अश्मीत बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब देखो अभी जस्ट बताया था कि पहला वाला क्या होता है एक्स एक्सिस और दूसरा वाला क्या होता है वाई एक्सिस, यानी कि 3 और 4 दो पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट क्या होगा बेटा एक्स और दूसरा पॉइंट क्या होगा वाई, यानी कि एक्स वाई कितना है 3 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब ये इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना है 3y इज इक्वल्स टू kx प्लस 7, 3 यही रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 4 और k की वैल्यू कितनी है, और सॉरी x की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ प्लस 7 लिख देना, तो कितना हो गया 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 3k प्लस 7, 7 इधर गया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 5 इज इक्वल्स टू 3k, तो k की वैल्यू कितनी मिली 5/3। बात समझ आई? कितनी मिली 5/3। क्या ऑप्शन करेक्ट है 5/3। समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कट्स द y एक्सिस एट। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल इसमें क्या करोगे LHS को RHS के इक्वल कर दोगे, यानी कि कैसे LHS, ये वाली साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये जो 2 है हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो यहां पर पहला तुम्हें क्या दे रखा है x और दूसरा क्या दे रखा है y, तो इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमें 2 मिल जाए, LHS RHS के इक्वल हो जाए। तो इसको 0 रख दें और y को 1 रख दें, तो क्या LHS RHS के इक्वल हो गया? तो x 0 एंड y 2, सॉरी x 0 एंड y 1,
x 0 एंड y 1। ए ऑप्शन भी तो हो सकता है। हाँ ए भी हो सकता है, ए ऑप्शन भी, इसके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, ए भी पॉसिबल है। कट्स द y एक्सिस, y एक्सिस को कट करेगा ये, तो y 0 है तो y को कैसे कट करेगा ये, फिर तो x पे ही कट करेगा ना। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, y को कट करने की बात हो रही है। यहाँ पर y 0 हो गया तो y पे तो वो तो ओरिजिन पे ही रह जाएगा ना, सिर्फ x एक्सिस कट होगा। ठीक है, बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, बात समझ आई नहीं आई इसमें, इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, द सप्लीमेंट ऑफ 4/3 ऑफ राइट एंगल इज इक्वल्स टू, सप्लीमेंट मतलब दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्रीज, है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है ये समझ लो। द सप्लीमेंट ऑफ 4/3 ऑफ राइट एंगल, 4/3 ऑफ राइट एंगल पहले निकालो, 4/3 ऑफ राइट एंगल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4/3 ऑफ राइट एंगल कितना हो गया 360 120 डिग्रीज, है ना। 4/3 ऑफ राइट एंगल कितना हो गया 120। अब इन्होंने क्या बोला है, सप्लीमेंट ऑफ 4/3 ऑफ राइट एंगल इज, तो हम क्या करेंगे 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें मिल जाएगा 60 डिग्रीज। तो सप्लीमेंट कितना मिला 660 डिग्री। मैं हमें बाद वाला पहले करना है, मतलब मैं 4/3 ऑफ राइट एंगल पहले करना है। ऑब्वियसली राइट एंगल का 4/3 जो है वो सप्लीमेंट है ना, ठीक है, सप्लीमेंट एंगल है। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the perimeter of an equilateral triangle is 60 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसका पेरीमीटर गिवन है हमें कितना 60 सेंटीमीटर। इसको पीछे ले जाते हैं। व्हाट इज इट्स एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया बेटा, हर साइड इक्वल होंगे, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। है ना, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। अब इन्होंने हमें क्या दे रखा, हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये तीनों x है, ज्यादा मोटा x हो गया, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो इन्होंने पेरीमीटर सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है सारी साइड्स को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल साइड, तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 60। पेरीमीटर बोले कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 60, यानी कि x कितना मिला 20, x क्या है साइड है, तो यानी कि हर एक साइड कितनी की हो गई 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लिख दें, पक्का सेंटीमीटर लगा लोगे खुद से, चलो ठीक है। हमने 20 सेंटीमीटर की साइड बना दी। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। नहीं, इससे भी हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है, एमसीक्यू है ना, अभी तो बोला था ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे √3/4, ठीक है, साइड कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, 4 5 20, तो कितना हो गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। श्रेयस इसमें हीरोन्स फार्मूला पुट करते और अपने 10 मिनट वेस्ट कर लेते, तो यहाँ आपके 10 मिनट बच गए। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक और फॉर्मूला हमारे पास है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर या a स्क्वायर कह लो। बात समझ आई, कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, एज इट इज लोटस वैली में पूछा गया था और दर्श लेके आया था क्वेश्चन पेपर, है ना, किया था, परी ने भी किया था। ओके, तो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड्स दे रखी है रेशियो में,
तो बेटा कभी भी रेशियो में दे रखी हो तो साइड को x मान लो, Yes, ma'am. लेट द साइड बी x। तो 3:4:5 दे रखा है ना, तो इसको सिंपल 3x 4x और 5x लिख दो। अब पेरीमीटर भी हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो हम x निकाल सकते हैं। अभी पेरीमीटर बताया था कैसे, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर होता है ना। Yes. कितना पेरीमीटर गिवन है बेटा 36, 6 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, 12x सॉरी और यहाँ गया 36, x को यही रखो, यहाँ गया 3, x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब x की वैल्यू 3 मिल गई तो हम 3x भी निकाल लेंगे, 4x भी निकाल लेंगे और 5x भी निकाल लेंगे। यहाँ लगेगा हीरोस फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला। ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है 3, 4 3 जा 12 और ये 5 3 जा 15 सेंटीमीटर, तो 9 12 एंड 15 मिल गई। क्या मैं यहाँ लिख दूं साइड्स, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैम। पक्का, Yes, मैम। वेरी गुड। तो ये साइड्स लिख दी। अब बेटा हमें ये पता है हीरोन्स फॉर्मूला कि S होता है हमारे पास, है ना। हीरोन्स फॉर्मूला में पहले S सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब भाई पेरीमीटर हाफ, आधा पेरीमीटर, है ना। तो हमें क्या दे रखा है इन्होंने पेरीमीटर 36/2, तो 18 सेंटीमीटर S मिल गया हमें, है ना। अब एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो हीरोन्स फार्मूला पुट करेंगे। S की वैल्यू कितनी है बेटा 18, ब्रैकेट में 18 - 9, फिर 18 - 12, फिर 18 - 15, ठीक है। अब इस 18 को एज इट इज लिख दो, 18 - 9 9, 18 - 12 6, 18 - 15 3। अब एक बात ध्यान से सुनना कि बजाय इन सबको मल्टीप्लाई करके और आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा 2 × 3 × 3। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कर लिया। 9 क्या है 3 का स्क्वायर है 3 × 3, और 6 कितना है 2 × 3, और फिर एक 3 हमारे पास है। अब 3 काउंट करो पहले कितने है, या पहले 2 काउंट कर लेते हैं। चलो कितने 2 है 1 2, दो है तो पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 यहाँ लिख दिया हमने बाहर रूट के। फिर 3 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 3 का पेयर बनना है। यानी कि 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो अब रूट में तो कुछ नहीं बच रहा ना। बात समझ आई ना कैसे किया। ये देखो एक बार 2 बार तो 2 आ रहा है हमारे पास, और 3 बार 3 6 बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर। तो जिसका पेयर बन जाता है वो वैल्यू रूट की बाहर आ जाती है ना। इस 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो कितना मिला 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा, तो कितना मिला 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा इसका MB। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, पक्का, यस मैम। आगे बढ़े, यस मैम। ओके। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल तो हमने कर लिया ना। एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस इज, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोला है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 9 करना है। 9 तो कर लिया ना हमने, नो मैम। अच्छा 9 बच गया, 8 के। ओके ओके, अच्छा ठीक है, सिमिलर है ना ये। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। सेम क्वेश्चन होगा, यस मैम हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। है ना। इसका सेमी पेरीमीटर निकाले ना, कितना मिलेगा, इसका पेरीमीटर कितना है 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 है ना। तो इसका सेमी पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर हमको मिला इसका 2 + 3 + 6 14, तो S कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। अब पुट करो 7 ब्रैकेट 7 - 2 7 - 3 एंड 7 - 6, विजिबल है, ये दिख रहा है। यस
ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5, 7 माइनस 3 कितना हुआ, 4 और 7 माइनस 6 हो गया 1। ठीक है, तो कितना मिल रहा है हमको, 2 2 जा 4, 2 बाहर आ गया, और रूट में क्या बच रहा है, 7 कुछ गड़बड़ हुई है क्या, मैम आपने वहाँ पर 3 को 2 लिख दिया। कितना मिल रहा था यहाँ पर, एक सेकेंड, 7, मैम 2 प्लस मैम प्लस 6 3 5 प्लस 5 मैम 5 है मैम ऊपर आपके अच्छा, पैरामीटर में। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, यस कोई बात नहीं। मैम और वो 2 वो 2 नहीं वो 3 होगा 2 3, ये तो बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, यही होता है एग्जाम में भी एग्जाम में ध्यान से करना, ठीक है। 3 प्लस 5 प्लस 6 कितना मिला, 14, तो s कितना हो गया तुम्हारा, 7 14 अपॉन 2 यानी कि 7। अब लिखो 7 ब्रैकेट 7 माइनस 3, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 7 into 4 into 2 into 1 4 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 2 ये 2 बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या आ गया, 14, तो कितना मिला, 2 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है, ठीक है, हमसे हुई है, ये तुमसे भी हो सकती है, तो बहुत ध्यान से करना। पता चल गया ना क्या मिस्टेक होती है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एन एरिया, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोला है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोला है बेटा, ठीक है। इसे यहां लिख लेते हैं। अब क्या बोला इन्होंने, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, यानी कि राइट ट्रायंगल बना दे, यस मैम और आइसोसेलेस बोल दिया तो अपोजिट टू साइड्स इक्वल है, यस तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एन एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये x है तो ये भी x हुआ मान लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, या ऑल्टीट्यूड लिख देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हाफ एज इट इज लिख दो, बेस कितना है, ये x है, और ऑल्टीट्यूड कितना है, x है, और एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है हमें। अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू x तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, है ना, x स्क्वायर आपका 16 है, तो x कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। पर ही क्या हुआ, कुछ मिस्टेक है, नहीं मैम अपने में कुछ, अपने आंसर में कुछ मिस्टेक की है पक्का, परी के एक्सप्रेशन देख के पता चल गया है ना परी, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो क्या लगेगा यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा पता ही चल रहा है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 32, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच हमको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना मिला 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर कितना है, तो एच कितना होगा अंडर रूट 32 सेंटीमीटर, हमारा आंसर क्या होगा रूट 32 रूट 32। ठीक है, कोई डाउट, नो मैम the value of y at x is equals to -1 in the equation 5y is equals to 2, बताओ नो मैं बताऊं, y की वैल्यू सिंपल दे तो रखी है, इसी को 2/5 ही तो होगी, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, x is equals to -1 है तो इक्वेशन तो गिवन ही नहीं है ना, क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इक्वेशन दे रखी है ना 5y is equals to 2, तो 5y equals to 2 का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू करो फाइंड आउट इसी में ही, 2/5 5y is equals to 2 का मतलब y यहीं रहेगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 2/5।
आ गया समझ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अश्मित हो गए सॉल्व? कोई डाउट? सबको समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जरा केस बेस देख लेते हैं। टू क्लासमेट्स सलमा एंड अनिल सिंप्लीफाइड टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है, ड्यूरिंग द रिवीजन आर। सलमा और अनिल ने दो डिफरेंट एक्सप्रेशन से सिंप्लीफाई किया रिवीजन के टाइम पे, ठीक है, एंड एक्सप्लेन टू ईच अदर देयर सिंप्लीफिकेशन, कि भाई एक इक्वेशन दे रखी थी और दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सलमा एक्सप्लेन सिंप्लीफिकेशन ऑफ, भाई इसको, इस इक्वेशन को उसने सिंप्लीफाई करना था, और जो सलीम ने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, दोनों ने उनको सिंप्लीफाई किया और अपने अपने इक्वेशंस को उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो सलमा ने इसको एक्सप्लेन किया रेशनलाइज करके, बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को उसने रेशनलाइज किया और उसने उसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया, ठीक है। और अनिल ने इस इक्वेशन को √2 + √3 एंड √2 - √3 को इस आइडेंटिटी को यूज करके एक्सप्लेन किया। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √5 + √3? कॉन्जुगेट का मतलब भाई साइन का चेंज हो जाना, सिंपल बात है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो √5 + √3 का कितना हो जाएगा? √5 - √3। तो इसका क्या हुआ? बी ऑप्शन। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ √2 अपॉन √5 + √3। तो सलमा को क्या आंसर मिला? बी। देख लेते हैं। बी है मैम। तुमने तो कर लिया, एक बार सॉल्व करके दिखा दे, अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लो। कितना गिवन है? √2 अपॉन √5 + √3 इंटू, रेशनलाइज का रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना। अब क्या होगा? √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √5 - √3, और यहां पर आंख बंद करके a + b - b यानी कि a² - b² की आइडेंटिटी लगानी है। तो ये मान लो a है और ये b है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा √5 - √3 अपॉन 5 - 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा बेटा? √2। ये हो जाएगा √5 - √3 और यहाँ हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। Anil applied identity to solve √2 + √3 √2 - √3। ये अनिल ने आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी? a + b a - b की आइडेंटिटी है ना, a + b और a - b। तो ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। √2 + √3 √2 - √3 किसके इक्वल है? a + b a - b, यानी कि a² - b²। तो कितना हो जाएगा? 2 - 3 का मतलब -1, तो कितना? ए ऑप्शन करेक्ट है। एडिशन ऑफ √2 + √3 एंड √2 - √3, √2 + √3 और √2 - √3 को हमने ऐड किया तो ये दोनों कट गए, तो कितना मिला? 2√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रैशनल। 2√2 क्या हुआ तुम्हारा? रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इंटीजर या होल नंबर? रैशनल। इररेशनल। इररेशनल की पहचान बताई थी ना कि रूट के अंदर जब भी आपके पास कोई भी ऑड नंबर हो, नहीं सॉरी ऑड नहीं, प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर जब भी आपका कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो आपका रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर होगा। ये समझ लेना, रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। और इररेशनल नंबर चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, आंसर हमेशा इररेशनल होगा, क्योंकि इररेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट ही खत्म नहीं हो रही है, वो तो चलता ही जा रहा है ना। तो अब अगर मान लो मैं ही कोई नंबर बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ 2.74689872 5, या मैं ऐसा सिंपल बोल रही हूँ,
कि शेयर्स तुम बताओ, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3.78976543211327898324567893245678 32 करो, मल्टीप्लाई करके बताओ ना। रुकने का वेट करोगे ना, तो वो नंबर ही नहीं रुक रहा, तो कैसे वो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा या है ना ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? भी रुकना जरूरी है, जब वो रुक ही नहीं रहा तो आंसर भी इरेशनल होगा। Yes. बात समझ आई? Yes. ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? ये इरेशनल नंबर। आ गया समझ? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ठीक है, ये एक स्लाइड है, यहां से सीढ़ियां चढ़ते हैं और यहां से उतरते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज। क्या लिखा मैसेज? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, समझ आ रहा है ना? पेजेस फाड़ के नहीं फेंकने लड़ाई में। Okay. ठीक है, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर गिवन है। ये 11 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 6 मीटर है। अब इस अबव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें इसको सॉल्व करना है। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, हाफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना? यानी कि सारी साइड्स को ऐड कर दो और उसको किसे कर देंगे डिवाइड? 2 से। तो 11 प्लस 6 प्लस 15 कितना मिला? 32. अपॉन 2 लिख देते। तो 32 अपॉन 2 कितना मिला? 16. तो 16 मीटर। ठीक है, अब द ABC are the length of the 3 sides of a triangle, then the formula to find the perimeter of the triangle is perimeter A plus B. sum of all side। plus C. ठीक है, तो 3 साइड मान लो, एक साइड A है, एक साइड B है और तीसरी साइड C है, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो A प्लस B प्लस C। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? इसी ट्रायंगल का एरिया कितना पेरीमीटर मिला था बेटा? सेमी पेरीमीटर कितना मिला था हमको? 16 मिला था ना, तो सीधा 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ये दिखेगा नहीं, इसको इधर ही लिखते हैं। ऐसा हमने फाइंड आउट किया था कैसे? सम ऑफ ऑल साइड, है ना? ऐसा हमने फाइंड आउट किया था A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके। A की वैल्यू कितनी हो गई? मान लो 11 है, 6 है और 15 है अपॉन 2, तो ये कितना मिल गया था? 32 अपॉन 2 यानी कि 16 मीटर हमें सेमी पेरीमीटर मिला था। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? S ब्रैकेट S माइनस A, S minus B. S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी है? बोलो 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और फिर 16 माइनस 6 कर देते हैं। अब लिखो 16 माइनस 11 कितना हो गया? 5. 16 माइनस 15 कितना हो गया? 1 और 16 माइनस 6 कितना हो गया? 10. ठीक है, अब इसके फैक्टर्स ले लो। कैसे लेंगे? 4 4 जा 16 यानी कि 2 2 जा 4, 2 into 2 into 2. 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना? और 10 के फैक्टर्स 2 into 5, तो पहले 2 into 5 लिख देते हैं ताकि हमारा 2 साथ साथ रहे। और फिर बच रहा है ये 5 और 1 बच रहा है, पेयर बनाओ, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, ये बच रहा है और 5 का पेयर बन रहा है। तो क्या 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा पेयर में से और एक 5 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रहेगा, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 रूट 2 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर स्क्वायर है। ये भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, यूनिट चेक कर लेना क्या दे रखी है, मीटर की जगह सेंटीमीटर मत पुट कराना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ द साइड वॉल, तो बताओ एरिया का फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था, S minus A, S minus B, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज कितना था? पेरीमीटर 32, 32. ये हमने अभी किया था फाइंड आउट। आ गया समझ? ऑल राइट, आगे बढ़ जाएं। सेक्शन बी अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सेक्शन बी में अब आपके पास 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं बेटा, 1 मार्क का सबने यहीं पर खत्म कर लिए। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास गिवन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। भाई दो रेशनल नंबर गिवन है P अपॉन Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमें इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बहुत सिंपल मेथड बताएंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको लॉन्ग डिवीजन से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, किस किस को, 5/11 और 9/11 को। तो 11 लिखो बाहर और 5 लिखो अंदर, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी 11 लिखो बाहर, 9 लिखो अंदर, ठीक है। डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 11 4 जार 44, कितना बचा 6, माइनस किया, फिर आ गया डेसिमल लगा हुआ 0 ले लेते हैं, 5 जार 55, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा 5, डेसिमल लगा हुआ है 0 ले लेते हैं, ये चलता जाएगा वापस से 4 5 4 5, है ना, आता जाएगा। तो अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक, यहाँ 44 लिख के वापस से 6 लिख देते हैं। तो हम 4 5 तक ही कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम बीच में कुछ भी वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो 4 5 तक ही लिख लो इसको, सिर्फ यहाँ पर, यहाँ तक ही डेसिमल की 2 प्लेसेस तक ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी डेसिमल लगा, यहाँ आ गया 0, 8 जार 88, यहाँ आ गया 2, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा दिया, 1 जार 11, कितना आया 9, डेसिमल लगा हुआ है 0, तो 0.81 तक हम लिखते हैं। तो हमें कितनी वैल्यूज मिली, 2 मिली, 0.45 और दूसरी मिली 0.81। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, एक सेकेंड करते हैं बात, क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये 0.45 और 0.81 हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके बीच में इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग वैल्यूज। ये तो रिपीटिंग मिल रही थी, रिपीटिंग का मतलब रेशनल है, ये तो हमें नॉन रिपीटिंग निकालनी है। यानी कि अगर भाई इसके बीच में कहीं ना कहीं 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 ऐसे मिल रहा है ना, हमें कोई तो पैटर्न मिलेगा ऐसा, कोई तो पैटर्न मिलेगा ऐसा। उसी तरह से 0.81 है, तो 0.81 का मतलब 3 डिफरेंट रेशनल नंबर निकालने हैं ना, इसके बाद के ही आगे के निकाल लो, 81 तो उससे आगे हो जाएगा, 0800 है ना, ये तो इससे आगे हो जाएगा, तो 0.81 छोड़ दो। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर, दूसरी ले लेते हैं 0.46 446 4446 ऐसे, यानी कि एक एक 4 बढ़ा दो, क्योंकि आगे तो बढ़ता ही जा रहा है। बट मैम, उसी तरह से 0. हाँ बोलो मैम 4 5 तो मैम 4 5 ही हो गया ना मैम, जो मिली हमें वैल्यू, तो फिर बेटा 4 तो हमारा हर बार रिपीट तो नहीं हो रहा ना, पहली बार 1 आया था, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, रिपीटिंग तो नहीं है, ये कुछ भी नॉन रिपीटिंग है। तो बस इस तरह से हम वैल्यूज को आगे बढ़ा देंगे, बस ये मेथड होता है और कुछ नहीं होता है। इस तरह से लिख दो, 0.8 मत लिख देना 81, क्योंकि फिर आप उससे आगे वाली वैल्यू लिख दोगे तो बिटवीन तो नहीं हुआ ना, हम तो उससे आगे चले गए। तो हमें कितनी 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, हमने कर लिए। 80 लिखा है मैंने, 0.80 लिख लो, 0.80 भी चलेगा, 80 सिर्फ 80 मत लिखो, 800 फिर 8000 इस तरह से लिख दो, इस तरह से। नॉन रिपीटिंग में, ठीक है, आगे समझ। ऑलराइट, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल होते हैं और इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर है हमारे पास, तो यहीं सॉल्व कर लेंगे इसको भी। एक्सप्रेस 2.4178 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, P और Q हमारे पास इंटीजर्स है। अभी हम क्या करेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में हमें इसको फाइंड आउट करना है, इंटीजर्स को, ठीक है। तो लेट, ये वैल्यू हमें दे रखी है, पहले तो हम x इज इक्वल टू 2.4178, इसको हमने x मान लिया, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्या करेंगे, या 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी नॉन रिपीटिंग टर्म्स हैं, 3 नॉन रिपीटिंग टर्म्स है ना, तो
तो हम क्या करेंगे, जितनी नॉन रिपीटिंग टर्म्स है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 नॉन रिपीटिंग टर्म्स है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटा, 1000x। नॉन रिपीटिंग की बात हो रही है, रिपीटिंग की बात नहीं हो रही है। बार जिस पे लगा होता है वो रिपीटिंग होती है, और जिस पे बार नहीं लगा वो नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, 4.7 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 8। तो नॉन रिपीटिंग जितनी वैल्यूज होंगी उतने से हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग 3 वैल्यूज हैं तो हमने एक के साथ 3 जीरो लगा दिए तो वो 1000 बन गया। तो हमने दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इसको भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 वैल्यूज जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी वैल्यूज जंप करके डेसिमल की दूसरी साइड आ जाती हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो 3 वैल्यूज इधर आ जाएंगी, तो 4 1 7, फिर डेसिमल के बाद 8 लगा देना 8 बार। इतना समझ आया? जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी वैल्यूज जंप करती हैं डेसिमल के पास, डेसिमल की दूसरी साइड। ठीक, यस मैम। अब क्या करेंगे, अभी भी 8 रिपीट हो रहा है ना हमारा, 8 रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, मान लो ये इक्वेशन 1 है हमारी। ठीक है, और इक्वेशन 2 अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया 0.8, पॉइंट से पहले 8 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, अभी हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अभी दिखाएंगे। डायरेक्ट लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 10,000x। ठीक है, 10,000x, और ये कितना हो जाएगा 2417, क्योंकि अभी हमने एक जीरो है ना तो एक वैल्यू जंप करेगी इधर, 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड सो ऑन, इसके साथ डैश लगा देना। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन 2। क्या हो गई ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2 we get, तो 10,000 में से हमने 1000 सब्ट्रैक्ट किया, और 24178.8 में से, अरे इधर से डॉट, ठीक है, हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, ये फर्स्ट इक्वेशन का 2417.8, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो यहां पर इसमें से हमने 1000 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 9000। 10,000 में से 1000 गए, 9000 बचे, है ना। और इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, देखो 24178.8 में से हमने 2417.8 को सब्ट्रैक्ट किया, है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। 8 माइनस 8 हो गया 0, 7 माइनस 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 1 कितना आ गया 6, 11 माइनस 4 कितना आ गया 7, है ना। और यहाँ 3 माइनस 2 पक्का, तो कितना मिला 17610। हाँ सॉरी 21760, 2 तो लिखा ही नहीं, तो कितना मिला 21761.0 लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दें। अब इस x को यहीं रहने दो, और 21761 अपॉन 9000, और ये हमने p अपॉन q की फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बस इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? पक्का समझ आ गया हमने क्यों इसको इतना 1000 से और इससे मल्टीप्लाई किया, कभी 1000 से कभी 10 से, क्यों किया, क्योंकि हमें p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था इसको। ठीक है मैम, अगर मैम ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो फिर मैम हमें इसी स्टेप से करना है ना, पहले 1000 फिर 10। मर्जी है आपकी, आप जिस तरह से करो, बस सिंपल सी बात है, p अपॉन q की फॉर्म में। भाई हम पहले 10 से भी कर सकते थे, मैम मेरे तो इसमें पहले था,
फिर हम 1000 से कर सकते थे, वो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी परी, पक्का। अब सही है। ठीक है, वो क्लास के बाद हम लोग चेक करेंगे। आ गया समझ इतना? कोई डाउट है? दिखाना एक बार रजिस्टर। सही है। आ गया करेक्ट आंसर? कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, बस इतना याद रखा करो कि डेसिमल में जब हम जितने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करें उतने नंबर जंप करते हैं डेसिमल के दूसरी साइड। अगर एक जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर जंप करेगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल के बाद एक नंबर जंप करेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर जंप करेंगे? और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल के बाद कितने नंबर जंप करेंगे? अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल के बाद कितने नंबर जंप करेंगे? 4। आ गया समझ? यस मैम। आ गया? ओके। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं बेटा एग्जाम्स में, लाइटली मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है तो यहां पर एक्स की और वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4, वाई की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल्स टू के हो जाएगा 5 2 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14। तो के की वैल्यू कितनी मिली? 14। ठीक है काशवीन, सिंपल क्वेश्चंस में एकदम ये तो हो जाएगा, है ना काशवीन? दूसरे क्वेश्चन देख के घबरा जाती है। इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ है, यानी कि अगर मान लो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्वेश्चन को देखना किस तरह से उसकी इक्वेशन फॉर्म की जाएगी। इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि भाई जैसे मैंने बोला कि दो एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? दो एंगल्स का सम कितना होगा? एक एंगल एक्स है, दूसरा में पता नहीं है ना? एक एंगल एक्स है, दूसरा में पता नहीं है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? इस एक्स को इधर लेके जाएंगे तो ये पता नहीं वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो गया ना? नहीं आया समझ? एक एंगल एक्स है और दूसरा पता नहीं वाला एंगल, इस एक्स को इधर लेके गए तो पता नहीं वाला एंगल कितना है? 90 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? इफ एन एंगल इज का मतलब इक्वल्स टू, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट है, अपने कॉम्प्लीमेंट का हाफ है कोई एक एंगल, है ना? तो हमको इसकी डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है। 2x के पास जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस एक्स, एक्स इधर जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3x इज इक्वल्स टू 90। x की वैल्यू कितनी मिल गई? बोलो जल्दी। 30 डिग्रीज। और कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया इसका? 90 माइनस एक्स का मतलब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 30, कितना मिल गया? 60 डिग्रीज। तो एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट का हाफ है ना? यस मैम। ठीक है, समझ आया? भूख भूख लग रही है क्या? खाना वाना नहीं खाया? आवाज नहीं निकल रही किसी की? यस मैम। नहीं खाया है। मतलब सिर्फ श्रेयस ना परी ने खाया, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, है ना? डर लग रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा ये? एन एंगल, अब एंगल x मान लेते हैं ना, एंगल इसका मतलब इक्वल्स टू एंगल इज 14 डिग्री मोर देन, कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 90 माइनस एक्स, है ना? एंगल इज 14 डिग्री मोर देन कॉम्प्लीमेंट। भाई स्टेटमेंट्स लिख लेना वहां जाके, लेट द एंगल बी एक्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। उसके बाद लिखना ये, कहीं बोलो मैम आपने तो डायरेक्ट करवाया था, तो हम तो डायरेक्ट करके आए, मैम ने फिर भी 2 नंबर काट लिए। स्टेटमेंट क्या? स्टेटमेंट लिख लेना वहां पर। तो ये x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये? भाई माइनस एक्स है ना, इधर जाके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 14 प्लस 90 104, ये कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 104। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो x कितना हो गया? एंगल हो गया 52 डिग्रीज, और कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 52, 90 माइनस एक्स लिखना तुम लोग पहले, उसके बाद x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, कितना हो जाएगा? 38।
38. तो देखो 14 ज्यादा है ना उसका एंगल, अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज्यादा है ना, 38 में 14 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, बोलो 52. 38 में 14 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 52. ठीक है। ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। नहीं नोट डाउन किया था, कर लिया, ठीक है आगे देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ओडी बाइसेक्ट एओसी, ये जो ओडी है ये एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये जो ओडी है ये इस एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ओई जो है वो बीओसी को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और क्या बोला है, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओई। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी ये कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, एक साथ हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बेटा अगर हम इसको 180 प्रूफ कर दें तो क्या ये कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा, अग्री करते हो इस बात से, है ना। हम इसे स्ट्रेट एंगल प्रूफ कर देंगे 180 के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमें 90 दिया हुआ है और दूसरे वाले में 90 नहीं दिया होता, 180 गिवन होता है, हमें कोलिनियर गिवन होते हैं और हमको 90 प्रूफ करना होता है, वो अभी बताएंगे आपको किस तरह से, ठीक है। देखो भाई जरा इस फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि नजर आ जाए आप लोगों को। एक लाइन गिवन है एओबी और एंगल्स गिवन है, ठीक है। विजिबल है ना, ये दिख रहा है ना फिगर, कैमरा में विजिबल है, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, ओके। तो ये हो जाएगा ए ओ बी डी सी ई, ठीक है बेटा। हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी को कोलिनियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये गिवन है कि भाई ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और गिवन है कि भाई ये जो ओडी है ये परपेंडिकुलर है ओई के, परपेंडिकुलर है मतलब कि भाई ये एंगल आपका, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल DOE हमारा 90 डिग्री है। इफ OD is perpendicular to OE, तो we can say that DOE is equals to 90 degrees, ठीक है। अच्छा, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, ताकि आपको ज्यादा सिंपल हो। मैं AOD BOC ऐसे बोलूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एंगल 1 2 3 4, अगर आप लोग भी वहां पर 1 2 3 4 रखोगे ना तो अपने फिगर में ये शो करना है। मान लो अगर हमने यहाँ पर ये 1 2 3 4 नहीं लिखे होते और हम बस 1 2 3 4 बोल रहे होते तो आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाती ना कि कौन सा एंगल 1 है कौन सा 2 है। तो वहां पर जब 1 2 3 4 लिखोगे तो अपने फिगर में भी लिखना कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है। चलो, अब हमको गिवन है कि 2 + 3 जो है DOE का मतलब क्या हो गया, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, है ना। DOE का मतलब क्या है, विजिबल नहीं है, क्वेश्चन ऊपर वाली लाइन में दीजिए। ओके कोई बात नहीं, अब दिख रहा है, ओके। तो एंगल 2 + एंगल 3 हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा, है ना। DOE कितना है, 90 डिग्रीज है, तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो गया, ये भी 90 हो गया। आ गया समझ। चलो, अब हमको बोला है कि ये बाइसेक्टर है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सुनो, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल AOC, है ना, है ना। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, ये गिवन है। तो हम एंगल 1 की जगह अगर एंगल 2 लिख दें तो क्या बात, काम चल जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमें रीजन लिखना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 1 की जगह हमने 2 लिख दिया। अब कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, हमारे पास हो गया एंगल AOC। अब 2 इधर चला जाएगा तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC। इतना समझ आया। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर देंगे। एंगल 3 + एंगल 4 कितना हो जाएगा बेटा, एंगल BOC।
अब 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो हम 4 की जगह भी 3 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यस मैम। अब आप बोलोगे मैम 4 क्यों नहीं लिख रहे, 3 क्यों लिख रहे हैं, जैसा कि श्रेयस का क्वेश्चन होता था हमेशा। भाई हमें जो सॉल्व करना है हम तो वही सॉल्व करेंगे ना, जो सॉल्व ही नहीं करना उसको थोड़ी लिखेंगे, ओके। है ना। हमारे पास कहीं ना कहीं हमें रिलेट करना है ना अपने क्वेश्चन से, हमें 2 और 3 से कहीं ना कहीं एक आंसर मिलेगा, तो हम 2 और 3 की वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल BOC, यानी कि एंगल 3 कितना हो गया बेटा, 2 इधर गया तो ये 1/2 हो गया। हाफ ऑफ एंगल 3। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1, क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 2 and एंगल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यूज को पुट किया, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या है बेटा, हाफ ऑफ एंगल AOC, है ना, और एंगल 3 की वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी बोलो, हाफ ऑफ एंगल BOC। ठीक है, ये दोनों की जगह हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। हाफ हमने कॉमन ले लिया, AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90। 2 इधर चला जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है यहाँ वाला 2 जो है ये इधर आ जाएगा, इस 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज हो गया। यस मैम। वेट सेकंड, हमने प्रूफ कर दिया AOC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180, है ना। किस किस को हमने 180 प्रूफ कर दिया, इधर देख लो एक बार, AOC प्लस BOC इन दोनों का सम हमने 180 प्रूफ कर दिया, यानी कि AOB तुम्हारा 180 हो गया, तो वी कैन से दैट दे आर कोलिनियर। AOB आर कोलिनियर। बात समझ आई। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर वी कैन से दैट AOB is a straight angle, we can say that AOB is a straight angle। अब AOB अगर आपका straight angle है तो they are collinear, all 3 points are collinear। बात समझ आई नहीं आई, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अभी जो आपके पास कंडीशन दी थी इन्होंने, उस कंडीशन में इन्होंने आपको परपेंडिकुलर दे रखा था, ये कंडीशन गिवन थी कि परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा जाता है कि AOB को राइट बोल देते हैं कि ये कोलिनियर है, यानी कि AOB आपका 180 डिग्री दिया होता है, गिवन होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। हमको प्रूफ करना होता है DOE को 90 डिग्रीज, ये कंडीशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, ये देख लो, इसकी 2 कंडीशंस हम लोग कर रहे हैं। ये भी गिवन होगा कि भाई ये बाइसेक्टर्स हैं, और गिवन होता है AOC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180, वरना बोल देंगे AOB जो है स्ट्रेट एंगल है, कुछ इस तरह से बोल देंगे। नाउ प्रूव दैट DOE इज 90 डिग्रीज, DOE राइट एंगल है, ऐसा कुछ बोल देंगे प्रूफ करने के लिए। तब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इन सब का सम ले लो, वो तो और सिंपल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल बोला हुआ है ना, बोला हुआ है, और बाइसेक्टर भी बोले कि भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे, इसको 2 रहने देंगे। वैसे ही 3 को एज इट इज लिख दो, और 4 3 के बराबर है तो 4 की जगह भी हम 3 लिख देंगे। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। 2 को कॉमन ले लेना, और कितना मिल गया हमें, देखो कितना सिंपली हमको आंसर मिल गया, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, बस प्रूफ हो गया। इस तरह से भी पूछा जाता है, तो इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ पर रीजन जरूर लिख देना कि 1 + 2 + 3 + 4, ब्रैकेट में लिख देना स्ट्रेट एंगल। अगर 2 एंगल का सम करोगे तो लीनियर पेयर लिखना, लेकिन 2 से ज्यादा अगर लिख रहे हो तो स्ट्रेट एंगल लिखोगे। बात समझ आ गई? कोई डाउट? नोट डाउन कर लिया ये वाला भी, ये तो हो जाएगा आराम से, है ना। आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। हमारा नहीं था। राइट एनी 3 यूक्लिड एक्सियम्स या राइट एनी 3 यूक्लिड पोस्टुलेट्स। ये बुक में दिया हुआ है, ये तो आप लोग लिख लोगे, है ना। इसको तो न लिखना है, कोई भी 3 यूक्लिड एक्सियम या कोई भी 3 यूक्लिड पोस्टुलेट्स लिख लेना। क्या हो गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट सी जो है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, भाई ऐसे कहीं पे लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है सी पॉइंट कहीं पर भी, और इस तरह से लाई कर रहा है कि AC जो वो BC की इक्वल है। प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, AC प्लस BC इज इक्वल टू पूरा AB हो जाएगा ना। अब तुम्हें गिवन है AC BC की इक्वल है, तो क्या मैं BC की जगह AC लिख सकती हूं? पक्का ना? यस मैम। तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल्स टू AB। अब 2 इधर चला जाएगा, तो AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। कोई डाउट? हो गया? ओके, आगे बढ़ जाएं। मैम एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, तो खुद से बना। वो क्या, कौन सा बना तो दिया हमने, ये तो बनाया है, बस और क्या। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साथ के साथ जरा करते जाना तुम लोग भी। अब हम 4 मार्कर्स पे आ गए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है? क्वेश्चन दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है? ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मच्छर आ गया, ये क्लास खराब करेगा हमारी। इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। कितना दे रखा है? 3 अपॉन 4 रूट 5। हम देखो बेटा, एक साथ रेशनलाइज करोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अलग अलग रेशनलाइज करना दोनों को, जैसे इसको अलग रेशनलाइज करना और इसको अलग रेशनलाइज करना, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा ना उनको आपस में ऐड कर देना, ठीक है। तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे हम, तो हो जाएगा 4 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 4 रूट 5 प्लस रूट 3। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 3, तो हो जाएगा 4 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन, भाई a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी आ रही है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, मच्छर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 4 3 जा 12 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 4 4 जा 16, 16 इंटू 5, ठीक है, ठीक है। आगे ये कितना हो जाएगा? 3। ये सही लिखा है? नहीं, टेबल नहीं आता। 16 फाइजर कितना होता है? 70 हाँ 70 80। 80 yes। कोई बीच में बोला ही नहीं। मैंने बोला 15 6 जार 90 होता है, 16 5 जार 80, ठीक है। तो ये कितना हो गया? अब हमारा कितना आंसर मिल गया इसका? 12 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 77, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व करो, 2 अपॉन 4 रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू 4 रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 5 माइनस रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 4 रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 4 रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू को अलग रखते हैं इससे, तो कितना हो जाएगा? ये 4 2 जार 8 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 16 5 जार, ये सेम वैल्यू तो सेम ही है, तो 77 ही आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है। तो कितना मिल रहा है हमें? 12 रूट 5 प्लस 3 रूट 3
12√5 प्लस 3√3। भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट इनको ऐड करके एक साथ ही शो कर रही हूँ इधर, ठीक है। और लिख लेना कि भाई इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो बस तो भी चलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा गलत होने के चांसेस हो जाते हैं श्रेयस, तो थोड़ा सा सेफ साइड में चलना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने किया, कितना मिला 20√5, यस मैम, और इन दोनों को किया तो ये, अब इसको तोड़ के लिख सकती हूं मैं 20√5 अपॉन 77 प्लस √3 अपॉन 77। अब बेटा क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में क्या बोला है, a√5 प्लस b√3। √5 वाली वैल्यू a हो जाएगी और √3 वाली वैल्यू b हो जाएगी, 77, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, √5 वाली वैल्यू यानी कि 20/77। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/77, ये पूरा a है, ठीक है। और b की वैल्यू √3 वाली यानी कि 1/77। ओके, आया समझ? यस मैम, जो रूट की वैल्यू दी होती है उसी की वैल्यू हमारे हम a और b कंसीडर करते हैं जैसा हमें दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ जाएं? यस मैम। ऑल राइट। अब से ना तुम्हारे बैच के टाइम पे रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, कम से कम तमीज से पढ़ तो लेते हो, सबसे ज्यादा शोर तुम ही लोग मचाते हो। ओके, तब से भी शांति से बैठे हो, ये सबसे शांत बैठा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 5 रेज़ टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। 225 का मतलब क्या हुआ बेटा, इसके जरा फैक्टर्स लो, इसको तो पहले एज इट इज लिख देते हैं। 225 के फैक्टर्स लो, कितना मिल रहा है 225 के, 5 लेते हैं पहले, है ना। 5 हो जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 3 3 जार और 3 3 जार, यानी कि हमें दिख रहा है 5 स्क्वायर प्लस 3, इंटू 3 स्क्वायर। प्लस कहां से आ गया श्रेयस, है ना, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वी गेट, अगर हमने LHS और RHS दोनों को कंपेयर किया तो यहां पर 5 और यहां पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x माइनस 3, या ऐसा नहीं करते, हम कंपेयर कर रहे हैं सीधा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और दूसरी 2x माइनस 8, डायरेक्ट पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, ये x इज इक्वल टू 5 और यहां पर भी 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू यहां पर भी 5, तो x की वैल्यू क्या मिली, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। डायरेक्ट वेरिएबल्स, डायरेक्ट हम जो पावर है उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक है ना दोनों, बेसिस सेम है, तो जिनके बेसिस सेम होते हैं उनकी पावर को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नोट डाउन कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट, देखो x की पावर दे रखी है a माइनस बी और a प्लस बी, फिर यहां पर x की पावर दे रखी है b माइनस सी, फिर b प्लस सी, फिर यहां पर x की पावर दे रखी है c माइनस a, c प्लस a इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो है LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पावर को कंपेयर करें बेटा, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी हमको दिख रही है, यस, फिर से b माइनस सी
और बी प्लस सी, और यहाँ पर सी माइनस ए एंड सी प्लस ए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमको यहाँ पर नजर आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब बेसिस सेम है तीनों के, तो एक्सपोनेंट पावर का एक लॉ होता है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब आपस में ऐड हो जाएंगी बेटा। तो इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया, दिख रहा है। अब एक चीज देखो, एक सेकेंड, यहां माइनस का साइन आएगा। अब ध्यान देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू मिली 0, और जब हमारी पावर 0 होती है या डिग्री 0 होती है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। आ गया समझ? एनी डाउट? पक्का? आगे बढ़ जाते हैं। In the given figure, triangle AOB with coordinate of A and O. देखो एक फिगर गिवन है ये, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। अगर आप देख रहे हो तो AOB एक ट्रायंगल है यहाँ पर, है ना। AOB एक ट्रायंगल है और दो कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, और इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 4 0, ठीक है, और ये दे रखा है 0 0 ओरिजिन का, ठीक है। AB आपको दे रखा है 5 यूनिट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट B, कोऑर्डिनेट B आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे बेटा तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक गया ना, 0 से 4 तक, है ना। तो ये बेस कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं यहां पर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता तो OB स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे। बेस कितना है? 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 16 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 9 OB स्क्वायर, यानी कि OB कितना हो गया? 3। तो OB हमको कितना मिला? तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बेटा? 0 3। भाई बन तो इसी पॉइंट पे रहा है ना, ये एक ओरिजिन। x आपका 0 है और y आपका 3 है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ AOB। अब हमको ये 3 मिल गया, ये 4 मिल गया, ये 5 मिल गया, मिल गया। सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओ, 3 4 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देना, हाफ इंटू बेस कितना है? 4, और ऑल्टीट्यूड कितना है? 3। फॉर्मूला लिखना जरूर, हाफ एग्जाम में इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस हो गया 4, तो 2 2 जा 4, तो कितना मिला? 6। अच्छा यूनिट तो देने रखा, तो क्या लिखोगे? 6 यूनिट स्क्वायर। क्या लिखोगे? 6 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। समझ आया? कोई डाउट? पक्का? अगर कोई यूनिट दिया हो तो सिंपल यूनिट लिखते हैं। अगर ऑब्वियसली स्क्वायर, भाई एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर मीटर, जो यूनिट दे रखी है वही लिखेंगे। यूनिट गिवन नहीं है तो यूनिट ही लिखा है सिर्फ, तो यूनिट स्क्वायर लिखो। आ गया समझ? नोट डाउन कर लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल, देखो ABC हमें क्या बोला है इन्होंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारी साइड जो है एक दूसरे की इक्वल है। विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C, एज B का कोऑर्डिनेट है 0 1 और C का कोऑर्डिनेट है बेटा 5 0, सॉरी 1 0 है। B का कोऑर्डिनेट 1 0 है और C का कोऑर्डिनेट है 5 0। तो हमें वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब एक चीज बताओ, देखो इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो 1 2 3, ये 4 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 1 2 3 4,
बेस कितना है 4 यूनिट का, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो भाई एरिया इन्होंने बोला है, तो एरिया तो आप निकाल लोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का डालना, ट्रायंगल मत लिखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कितना हो जाएगा, a कितना है आपका 4 तो 4 × 4, 16 यानी कि एरिया कितना मिल गया 4√3 यूनिट स्क्वायर, एरिया हमको मिल गया। अच्छा, हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है मेन यहाँ पर ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट देखो, सबको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। किस तरह से करेंगे वो देख लो। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी। देखो बेटा, क्वेश्चन विजिबल है ना, अभी दिख रहा है, ओके। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं भाई। ये जो है ये है 10 और ये है 50, ठीक है। हमें एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहां से स्ट्रेट, तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि y का डिस्टेंस ही तो होगा ना, वो y का डिस्टेंस होगा ना, तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो परपेंडिकुलर। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस कितना हुआ 2 यूनिट का बेस हो गया, परपेंडिकुलर कितना, सॉरी हाइपोटेनियस कितना है 4 है। अगर पाइथागोरस लगा दें तो h² = p² + b² हो जाएगा, है ना। ये हाइट पता चल जाएगी, तो डिस्टेंस ही तो है वो, है ना। तो कितना है ये, हाइपोटेनियस हो गया 16, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर हियर, तो ये हो जाएगा 4 इधर आएगा, 16 - 4 कितना मिला 12, 4 स्क्वायर होगा ना, 2 × 2 = 4, बेस 2 है ना बेटा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यहाँ पर ये 2 का डिस्टेंस है, पूरा नहीं कंप्लीट नहीं लिया है हमने, ठीक है। तो कितना हो गया ये p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √12 का मतलब 4 × 3 = 12, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये पेयर बन गया 2 का, तो 2√3, यानी कि वर्टेक्स कितना हो गया, अब a वर्टेक्स कितना हो गया, पहले x लिखते हैं, है ना। x की वैल्यू कितनी है 3, और y की कितनी मिली है 2√3। ये डिस्टेंस ही तो है ना, ये डिस्टेंस ही तो y बताएगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना है 2√3 है, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स कितना हो गया 2√3। कल ये क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में, तो गलत तो नहीं करके आओगे, पक्का। चलो देखते हैं, समझ आया, आगे बढ़ जाएं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट, एक कार्ट को खींचने के लिए फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई फोर्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, यानी कि फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, और फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी कम हो रही है। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल्स टू 6 kg। तो अगर हम F को, अगर फोर्स हमने x ले लिया और एक्सेलरेशन हमने y ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, F = m × a, है ना। F कितना लिया है हमने, x लिया है, मास इन्होंने कितना बोला है कांस्टेंट 6 kg बोला है, तो कितना हो जाएगा 6, a की वैल्यू कितनी है y, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि भाई अब इक्वेशन बनाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको, a b और c की फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax + by + c = 0। तो अब इसमें हम पुट करेंगे माइनस, अब लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, तो ये तो हो गया x, अब 6y इधर जाएगा तो ये -6y हो जाएगा, c कांस्टेंट हमारे पास कुछ नहीं दिया तो वो 0 हो जाएगा, = 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -6, और c की वैल्यू 0। x के साथ जो कांस्टेंट है
ठीक है, वो A है, y के साथ जो कांस्टेंट है वो B है, और C कांस्टेंट तो है ही है। कांस्टेंट मतलब भाई कोई रियल नंबर है हमारे पास यहाँ पर। बात समझ आई? ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, सेम क्वेश्चन है ये भी, कि भाई एक बॉडी है वो वर्क डन कर रही है, जब उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो कुछ काम कर रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है उस बॉडी के उसके। तो अगर मान लो डिस्टेंस ट्रैवल को हमने x ले लिया और जो भी वर्क डन हो रहा है उसको हमने y ले लिया, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। इन्होंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस के, तो हम क्या बोलेंगे, d इज इक्वल्स टू, यानी कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। वर्क डन ज्यादा हो रहा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर अप हो रहा है, वर्क डन कम है तो डिस्टेंस भी कम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, और यहां पर कांस्टेंट फोर्स इन्होंने क्या बोल दिया है, 3y, ठीक है, 3 यूनिट्स। तो भाई डिस्टेंस कुछ ट्रेवल हो रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, वो किसके इक्वल है, 3 यूनिट्स, 3y के। इतना वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -3 और c क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, आ गया समझ? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, अब तो रट ही गया होगा ऑलमोस्ट आप लोगों को, है ना। POQ एक लाइन है, OR जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन, जो OP और OR के बीच में ये रे जो है वो लाई कर रही है। तो हमको प्रूव करना है ROS, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार रिकॉल कर लो बेटा। देखो क्वेश्चन हमें गिवन है, POQ लाइन दे रखी है हमें, तो हमें पता है परपेंडिकुलर बोल दिया, OR जो परपेंडिकुलर है POQ के, तो हम लिख सकते हैं कि भाई POR इज इक्वल्स टू QOR, है ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच 90 है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्रीज के हैं। कौन कौन, POR और ये QOR, ये दोनों एंगल है ना एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्रीज के। अब POR का मतलब भाई ये एंगल और ये एंगल इसके बीच में आ गया, तो हम लिख देंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये किसके इक्वल हो जाएगा, QOR के। अब QOR का मतलब क्या हो गया बेटा, कि अगर मान लो इस QOR में से, इस QOR में से, देखो इस QOS में से अगर मैं इस ROS को हटा दूं तो मेरे पास QOR बचेगा। तो यही हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे QOS, एंगल QOS माइनस एंगल ROS, है ना। तो ये इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ROS को एक साथ ले आएंगे और POS को उधर ले जाएंगे। तो ROS तो ऑलरेडी हमारे पास यहां पर है, ये वाला ROS इधर आया, QOS यहीं रहेगा और ये वाला POS इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एंगल POS, है ना। अब ये ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो ROS कितना हो गया आपका, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव्ड। बस ये प्रूफ करना था, सिंपली। समझ आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को?
ओके, आगे बढ़ जाएं। Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अच्छा, एक ये भी बच रहा है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, ठीक है। एक्स वाई जेड जो है 64 है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ये सारे एनसीईआरटी के, ये तीनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट से इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड हमारा 64 दिया हुआ है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी वाई। अब देखो एक एंगल दे रखा है हमें एक्स वाई जेड, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें, इसको हटा दें क्या, इसको हटा ही देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं, ये वाला है ना, ये सिर्फ इतना लेते हैं जितना हमें करना है, ये उठाते हैं अभी सिर्फ। ऑल राइट, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अरे बाप रे, अब दिख रहा है, क्लियर है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्रीज, एक्स वाई जेड गिवन है 64 डिग्रीज का, ठीक है। एक्स वाई जेड कितना है 64। रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, रफ फिगर, सॉरी भाई। एक्स वाई जेड है एक एंगल, एक्स वाई एंड जेड कितने डिग्रीज का है, 64 डिग्रीज का। ये एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक, इसको पॉइंट पी तक, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, कि भाई एक रे है वाई क्यू, वो बाइसेक्ट करिए जेड वाई पी को। फाइंड एक्स वाई क्यू, भाई ये एक्स वाई क्यू आपको फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यू क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 360 से माइनस कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स वाई क्यू को। एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल बेटा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। 64 को ये लिख लेते हैं इधर 64 डिग्रीज, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट एंगल, क्योंकि अगर मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स है ना भाई, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो स्ट्रेट एंगल कंसीडर कर लें। एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है ना। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 64 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस कर दिया, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 7 माइनस 6 1, तो ये हो गया 116। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 58 डिग्रीज, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 64 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यू, है ना, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स कितना है हमारा 58, तो ये कितना आ गया 8 प्लस ये हो गया 122 डिग्रीज। परी ने पहले निकाल लिया, वेरी गुड परी। तो हमें एक्स वाई क्यू कितना मिल गया बेटा 122, ठीक है। आगे देख लो जरा, अब हमें रिफ्लेक्स एंगल एक्स का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 माइनस एक्स कर देंगे, तो 360 माइनस एक्स कितना मिला हमें 58, तो 10 माइनस 8 हो गया 2, 5 माइनस 5 0, ये हो गया 302 डिग्रीज। रिफ्लेक्स भी हमको मिल गया। आ गया समझ, कोई डाउट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं उस क्वेश्चन पेपर का। इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ठीक है, ये लाइन दे रखी है, अरे लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। दोनों ये लाइन से एक दूसरे को किस पे काट रही हैं, ओ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। हमें गिवन है इफ पी ओ वाई कितना गिवन है 90 डिग्रीज एंड ए इज टू बी 2:3 दे रखा है तुम्हें, देन फाइंड सी, हमें सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल फाइंड आउट कर लो, लेट एंगल बी एक्स, ठीक है। तो ये कितना है
2:3 की रेशियो, तो ये हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3x। ठीक है, एंगल कितना हो गया हमारा x है, तो रेशियो हमारी कितनी, a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3x। अब इसको हम स्ट्रेट एंगल कंसीडर कर सकते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस POY कितना है, 90 गिवन है ना, तो यहाँ लिख दो 90 इज इक्वल्स टू लिख दो 180 और रीजन दे देना यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ जाके 90 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 90, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 590 से डिवाइड होगा तो 18 डिग्रीज x मिल गया हमको। ठीक है, तो 2x और 3x की वैल्यू हम इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 36 डिग्रीज और 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्रीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें b और हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, c भी फाइंड आउट करना है। तो हमको ये दिख रहा है कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, और इस पे ये एंगल बन रहा है, तो b प्लस c लीनियर पेयर लेके कर सकते हैं कि भाई एंगल b, अरे b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या दोगे बेटा, लीनियर पेयर, पूरा लिखना एग्जाम में, एलपी मत लिख के आ जाना। ठीक है, एंगल b कितना हो जाएगा 3x, c हमको पता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब c कितना हो जाएगा हमारा, 3x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो पहले, तो 3x की वैल्यू कितनी है 54। अब एंगल c को यहीं रहने दो और 54 को यहां लेके जाओ, और इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमको कितना मिल गया 126। तो c की वैल्यू मिल गई हमें 126 डिग्रीज। ठीक है, हमें सब फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो ये था हमारा हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने सॉल्व किया, आपके रिवीजन भी हो गई। ठीक है, और अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो अच्छे से हाफ ईयरली एग्जाम आप लोग देखे आना। ठीक है, 80% चांसेस है कि पेपर जो है इसी टाइप का आएगा, कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं बट मैक्सिमम इसी टाइप का पेपर आता है आप लोगों का। ठीक, तो कोई भी प्रॉब्लम है अभी किसी को, डर लग रहा है मैथ्स में? ठीक है, तो कितने मार्क्स लाओगे आउट ऑफ 80? 80 ऑन 80। चलो देखते हैं कितनों के 80 ऑन 80 आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन करना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। Keep practicing, keep learning, and if you like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.